Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your physics teacher, Engineer Mohammad Yamin, and you are watching my YouTube channel, The Quantum Realm. FSC Physics Part 1, Chapter 11. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर आज ये चौथी वीडियो है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैस वेरिएशन। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स में ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये ऐसा पार्ट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर होती हैं। आपके वो तमाम क्वेश्चंस जो आप पूछना चाह रहे हैं, अब हम रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इसको वाइंड अप करेंगे तो आपके वो क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। मैं रेकमेंड करता हूं कि एक तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर सारी वीडियोस देखें आप, और दूसरा ये कि इस लेक्चर को स्पेशली मिस नहीं करना आपने और एंड तक देखना है। स्टार्ट लेते हैं। मैस वेरिएशन क्या है स्टूडेंट्स? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने क्या क्लेम किया कि टाइम, लेंथ एंड मैस, they are also relative, they are not absolute quantities. Time absolute नहीं होता, that depend upon the motion of frame of reference. Length या distance between two points वो भी absolute नहीं होती, वो भी डिपेंड करती है मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैस जो है किसी बॉडी का वो भी कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि वो भी रिलेटिव होता है। मैस वेरिएशन क्या है? According to special theory of relativity, mass of an object is a variable quantity. किसी ऑब्जेक्ट का जो मैस है स्टूडेंट्स वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। मैस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जैसे टाइम को हम एब्सोल्यूट समझते थे, वैसे मैस को भी हम एब्सोल्यूट समझ रहे थे। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मैस एक वेरिएबल क्वांटिटी है और वो कांस्टेंट नहीं रहता। मैस ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये मैस। तो देखते हैं कैसे। पहले समझ ले रेस्ट मैस क्या होता है और रिलेटिविस्टिक मैस क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट हुज मैस इज मेजर्ड एट रेस्ट इज इट्स रेस्ट मैस। रेस्ट मैस का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मैस रेस्ट की स्टेट में रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे अर्थ के विद रेस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है, आप उसका मैस मेजर करते हैं तो वो उसका रेस्ट मैस कहलाता है, उसे एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह रिलेटिविस्टिक मैस एम होता है। ये मैस आपने कब लेना है? मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड वी, किसी भी स्पीड से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो एम है, तो वो मैस हमेशा ग्रेटर होता है रेस्ट मैस से। जैसे एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्रेन, मूविंग ट्रेन का मैस ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट। तो लेटर ऑन हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि अगर मूविंग बॉडी का मैस ज्यादा है तो कितना ज्यादा है और वो स्पीड से कैसे अफेक्ट होता है। रिलेशन क्या है रिलेटिविस्टिक मैस और रेस्ट मैस में? m इक्वल्स टू एम नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब इस फैक्टर को प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टर है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, दैट इज लेस देन 1। अगर ये फैक्टर लेस देन 1 है तो स्टूडेंट्स ये मैस ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं यहां पे कि m इज ग्रेटर देन एम नॉट। अब m क्या था? रिलेटिविस्टिक मैस या मूविंग मैस, बॉडी का मूविंग मैस कह सकते हैं, और m नॉट क्या था? रेस्ट मैस। रिलेटिविस्टिक मैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेस्ट मैस। अब हम चलते हैं इसके रीजन की तरफ। नोट दैट द इंक्रीज इन मैस इंडिकेट द इंक्रीज इन इट्स इनर्शिया। ये पॉइंट आपने अच्छे से समझना है। यहां मैस इंक्रीज होने का क्या मतलब है? क्या क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ गई? नहीं स्टूडेंट्स, यहां मैस इंक्रीज होने का मतलब है कि उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया तो एबिलिटी होती है किसी बॉडी की टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो हर बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। जितना उसका बॉडी का मैस ज्यादा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, इनर्शिया जो है वो दो तरह का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन। और याद रखना है आपने कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है दैट इज लेस देन द इनर्शिया ऑफ मोशन। कैसे? देखिए, एक बात तो क्लियर है, आप जानते हैं कि इनर्शिया जो है वो किसी बॉडी के मैस से मेजर किया जाता है। अब किसी बॉडी का मैस ज्यादा तो हम कहते हैं इनर्शिया ज्यादा। इसको समझने के लिए मैं दो एग्जांपल दूंगा। पहली एग्जांपल तो ये
कि देखें एक बुलेट या एक पत्थर, छोटा सा पत्थर जिसका मैस 20 ग्राम या 30 ग्राम है, अगर वो रेस्ट की स्टेट में हो तो उसका मैस ना होने के बराबर है, बहुत कम मैस है, उसे डिस्प्लेस करना बहुत इजी है। और अगर वही पत्थर या वही बुलेट बहुत ज्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ रही हो तो उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसे आप रोक नहीं सकते। क्यों? क्या उसका इनर्शिया बढ़ चुका है? यस। जितना आप एनर्जी ऐड करेंगे उतना बॉडी का इनर्शिया बढ़ेगा। सो एक मूविंग बुलेट, उसका इनर्शिया इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, और अगर वही बुलेट रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज ऑलवेज लेस देन द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखिए बुलेट जब मूव कर रही है या कोई पत्थर जब मूव कर रहा है तो उसको आपने दी है काइनेटिक एनर्जी, और लेटर ऑन हम समझने जा रहे हैं आइंस्टाइन की ये फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। सो हर मैस के इक्वलेंट एक एनर्जी होती है। अब जो भी एनर्जी आपने ऐड की उस बुलेट के अंदर या किसी स्टोन के अंदर, तो वो एनर्जी अपीयर होगी एज मैस। अब उतनी एनर्जी को एज मैस या मैस के तौर पर आप कन्वर्ट करके उसमें ऐड कर दें, तो क्या हम कह सकते हैं कि मूविंग मैस ग्रेटर हो गया एज कंपेयर टू रेस्ट मैस। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक तो रेस्ट मैस की एनर्जी निकाल लें इस इक्वेशन से, और फिर उसी मैस को की एनर्जी निकालें जब वो मूव कर रहा हो। सो दोनों कंडीशन में किस केस में एनर्जी ज्यादा होगी? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब कोई मैस मूव कर रहा हो। तो क्योंकि हर मैस के इक्विवेलेंट एक एनर्जी मौजूद होती है, सो हम कह सकते हैं कि मूविंग मैस जो है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू रेस्ट मैस। बट अगेन याद रखिएगा, यहां मैस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इनर्शिया बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनर्शिया की दो फॉर्म्स होती हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज ऑलवेज लेस देन द इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में जब कोई बॉडी होती है तो उसका इनर्शिया ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें एनर्जी ऐड हुई, काइनेटिक एनर्जी, उस बॉडी को मूव कराने के लिए। सो इनर्शिया ऑफ मोशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं इसको एग्जांपल से जस्टिफाई करता हूं। देखें स्टूडेंट्स, 1 kg मैस हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो इक्विवेलेंट होता है कितनी एनर्जी के, यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर बॉडी का मैस हो 1 kg, तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होती है मैस रेस्ट में हो? तो रेस्ट मैस एनर्जी स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 इंटू सी स्क्र यानी 3 इंटू 10⁻⁸ इसका स्क्र करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻16 जॉल। सो एक मैस जिसकी वैल्यू 1 kg है उसमें कितनी एनर्जी है? 9 इंटू 10⁻16 जॉल। नौ, अगर आप एक बॉडी को कितना एनर्जी ऐड करते हैं, एक मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आप रखते हैं 9 इंटू 10⁻16 जॉल, इसका क्या मतलब है कि ये एनर्जी इक्विवेलेंट है किसके? 1 kg मैस के। अगर कोई मैस रेस्ट में है तो उसका रेस्ट मैस कितना है? 1 kg। और अगर आप उसको मूव कराते हैं और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इतना ज्यादा, तो एक तो रेस्ट मैस एनर्जी इतना बनती है और दूसरा आप इतनी एनर्जी और उसमें ऐड कर रहे हैं, तो नाउ दिस मैस विल अपीयर एज 2m। वो डबल आपको अपीयर होगा। 1 kg था तो 2 kg लगेगा, क्योंकि आपने उसके मैस के इक्विवेलेंट एनर्जी भी उसमें ऐड कर दी। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब आप कह सकते हैं कि जो मूविंग मैस है दैट इज ग्रेटर देन दी रेस्ट मैस। इस तरह समझना है आपने। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव विद वेरी हाई स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट को अगर बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करवाना हो, कितना हाई स्पीड स्टूडेंट्स? नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या कंडीशन है उसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि v नियरली इक्वल टू c, तो मैस कितना होगा? मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिकम इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 माइनस, अब v क्योंकि नियरली इक्वल है c के, सो आप v की जगह क्या लिख सकते हैं यहां पे? c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग m बिकम इक्वल टू m नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस 1, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। सो आपके पास m की क्या वैल्यू आएगी? m नॉट ओवर 0, और यू कैन राइट इट एज m इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो उस बॉडी का मैस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई भी बॉडी अगर किस वेलोसिटी से मूव करती है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो इट्स मैस बिकम इनफाइनाइट। अब आप जानते हैं कि इनफाइनाइट मैस को एक्सेलरेट करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? F इक्वल्स टू ma।
उस इक्वेशन को यूज करते हुए आप समझ सकते हैं कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है कि इनफाइनाइट मास को एक्सेलरेट करने के लिए, इतना ज्यादा वेलोसिटी देने के लिए। सो दैट मीन्स कि फोर्स भी इनफाइनाइट रिक्वायर्ड होगी। अब ये वो रीजन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट फोर्स अवेलेबल नहीं है। सो यहां पे हम क्या लॉजिक देंगे कि दिस फोर्स इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर an object cannot move with speed of light. So an object cannot move with speed of light. कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन एवरीडे लाइफ। डेली लाइफ में तो हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नजर नहीं आता। इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैथमेटिकली आज हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। सो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स प्रोमिनेंट नहीं होते एवरीडे लाइफ पे, ऐसा क्यों है? तो देखिए स्टूडेंट्स, तीन इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं। एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी किसकी? टाइम की, जो कि आई टी इक्वल्स टू टी नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। फिर हमने पढ़ी लेंथ की एक इक्वेशन एल इक्वल्स टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। दो इक्वेशंस आपके सामने ये लिखी हुई हैं, और तीसरी इक्वेशन आज जो हमने मैथ्स वेरिएशन की पढ़ी वो यहां पे ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो इन तीनों इक्वेशंस में अगर आप देखें तो ये फैक्टर तो कॉमन है सब में, ऑल्दो ये डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म बन रही है, बट ये रिलेशन तो सब में आ रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसी रिलेशन को जरा देखना है, डेली लाइफ में कितना फास्ट कोई चीज मूव कर सकती है। अब अर्थ के ऊपर रहते हुए तो जो स्पीड है वो लेस देन अ किलोमीटर पर सेकंड होती है। हाँ, अगर हम बात करें एरोप्लेन्स की या फाइटर जेट्स की, यस उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कितना? मैक्सिमम 1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर हम चले जाते हैं सैटेलाइट के ऊपर। सैटेलाइट की स्पीड क्या है? जो क्लोज अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हैं, जैसा कि 400 किलोमीटर के ऊपर जो मौजूद हैं जीपीएस सैटेलाइट, उनकी भी स्पीड स्टूडेंट 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। इवन अर्थ की अपनी स्पीड क्या है स्टूडेंट्स? अर्थ की जो अपनी स्पीड है वो भी 30 किलोमीटर पर सेकंड है। सो अर्थ से जुड़ी हुई हर एक चीज की जो स्पीड है वो बहुत कम है। इवन अर्थ की अपनी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड है। व्हाट अबाउट स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट स्टूडेंट्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब जरा कंपैरिजन करना है आपने कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट, जबकि अर्थ के ऊपर मौजूद किसी भी चीज की इतना ज्यादा स्पीड तो है नहीं। इवन अर्थ की अपनी स्पीड भी 30 किलोमीटर पर सेकंड है। इस 30 की क्या वैल्यू है 3 लाख के सामने? लाइट की स्पीड 3 लाख और अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड जस्ट 30। तो क्या हम ये बात कर सकते हैं कि क्योंकि डेली लाइफ में जो स्पीड्स हैं वो बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस देन द सी। अब मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि अगर कोई फैक्टर बहुत ही कम हो किसी दूसरी क्वांटिटी से या फैक्टर से, तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं। सो मैथमेटिकली हम v को क्या लिख सकते हैं? नियरली इक्वल टू 0। c के मुकाबले में तो 0 है ना। तो अब अगर v 0 है तो फिर इस फैक्टर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्टर सब में आ रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इस फैक्टर से आपको क्या आंसर मिलने वाला है स्टूडेंट्स? 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये फैक्टर आपके पास क्या आएगा? ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा 0 ओवर सी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, उसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा? 1। तो दैट मीन कि ये जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है ये 1 हो जाएगा। अब आप यहां पे पुट करें, अगर ये नीचे ये वाला फैक्टर मैं 1 कर दूं तो देन क्या रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे? तो स्टूडेंट्स फिर m इक्वल टू m नॉट हो जाता है, इसी तरह l इक्वल टू l नॉट हो जाता है, एंड t इक्वल्स टू t नॉट हो जाता है। अब इन इक्वेशंस का क्या मतलब है कि जितना मैस रेस्ट की स्टेट में था उतना ही मैस मोशन की स्टेट में होगा जब बॉडी मूव करेगी। क्यों? क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। और अगर चेंज आता भी है मैस के अंदर और वो आता है 10⁻⁻15 kg या -16 kg, तो स्टूडेंट्स वो काउंट होगा डेफिनेटली। वो इतना कम मैस है कि वो ऐड करके भी वही रहेगा, उतना ही रहेगा, उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो ये वजह है कि डेली लाइफ में
कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की जो मोशन है वो इतना फास्ट नहीं है जितना स्पीड ऑफ लाइट है। इस वजह से ये जो इफेक्ट्स हैं मास वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के, वो डेली लाइफ में कभी भी प्रोमिनेंट नहीं होंगे, ना ही आप इनको देख पाएंगे। सो ये इफेक्ट सिर्फ तब नजर आएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट होगा, कितना, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर ये इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर ये इफेक्ट आप देख सकते हो, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। एवरीडे लाइफ के अंदर आपको ऐसा कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा।